हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बताएंगे इमाइल दुर्खीम की यांत्रिक तथा सावयवी एकता का सिद्धांत। तो आइए जानते हैं। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में यांत्रिक तथा सावयवी एकता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। दुर्खीम की मान्यता थी कि सामाजिक जीवन को 3 प्रमुख पक्षों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है सामाजिक एकता, दूसरा है श्रम विभाजन और तीसरा है सामाजिक उद्विकास। अब्राहम तथा मॉर्गन ने लिखा है कि दुर्खीम के द्वारा प्रस्तुत यांत्रिक तथा सावयवी एकता को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उनके द्वारा प्रतिपादित सामाजिक एकता की अवधारणा को समझा जाए। इस दृष्टिकोण से हम सर्वप्रथम दुर्खीम के संदर्भ में सामाजिक एकता की अवधारणा को स्पष्ट करने के बाद ही यांत्रिक एकता तथा सावयवी एकता की प्रकृति को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि सामाजिक एकता किसे कहते हैं। दुर्खीम से पूर्व भी विभिन्न सामाजिक विचारकों ने सामाजिक एकता की अवधारणा को विभिन्न रूपों में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था, लेकिन दुर्खीम ने कहीं अधिक तार्किक आधार पर सामाजिक एकता की अवधारणा को स्पष्ट किया। आरंभ में ही ध्यान रखना आवश्यक है कि दुर्खीम के अनुसार सामाजिक एकता एक परिवर्तनशील दशा है जिसमें होने वाला परिवर्तन यांत्रिक एकता से सावयवी एकता की ओर होता है। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक एकता का वास्तविक आधार किसी समाज में पाई जाने वाली सामूहिक चेतना से है। अब सामूहिक चेतना क्या है, इससे स्पष्ट करते हुए दुर्खीम ने बताया है कि सामूहिक चेतना एक प्रकार की वास्तविकता है जो किसी समाज में लोगों की बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर उत्पन्न होती है। दुर्खीम ने स्पष्ट किया है कि जिन समाजों में एक सामाजिक एकता पाई जाती है उन्हें मनोवैज्ञानिक प्रकार के समाजों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी समाज को मनोवैज्ञानिक आधार पर समझने का प्रयत्न किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि उस समाज का अस्तित्व बनाए रखने वाली दशाएं तथा उसके विकास की प्रणाली ठीक उसी प्रकार संचालित होती हुई मिलेगी जिस प्रकार एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होता है। दुर्खीम ने स्पष्ट किया है कि सामूहिक चेतना की प्रकृति व्यक्तिगत चेतना से भिन्न होती है। यद्यपि यह व्यक्तियों के माध्यम से ही स्पष्ट होती है। सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर समाज की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए दुर्खीम ने बताया है कि प्रत्येक समाज में सामाजिक एकता किसी न किसी रूप में अवश्य पाई जाती है। इसका अर्थ है कि आदिम समाजों से लेकर आधुनिक काल तक के सभी समाजों में सामाजिक एकता का एक विशेष रूप अवश्य पाया जाता रहा है। इसका कारण यह है कि सामाजिक एकता के बिना समाज का निर्माण ही संभव नहीं है। वास्तविकता यह है कि सामाजिक एकता तथा सामूहिक चेतना के बीच एक सकारात्मक संबंध होता है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए दुर्खीम ने कहा है कि किसी समाज में सामूहिक चेतना उस समय कहीं अधिक शक्तिशाली और स्वतंत्र हो जाती है जब उस समाज के सदस्यों के विभिन्न गुणों में समानताएं बढ़ रही हो। उदाहरण देते हुए दुर्खीम ने स्पष्ट किया है कि आदिम समाजों में सामुदायिक भावनाओं के कारण व्यक्तियों के विभिन्न गुणों में कहीं अधिक समानताएं होती है, जिसके फलस्वरूप उसमें सामूहिक चेतना की भावना भी बहुत प्रभावपूर्ण बन जाती है।
यही वह सामाजिक चेतना है जो समाज में व्यक्तिगत विवादों को समाप्त कर देती है। आदिम अथवा जनजातीय समाजों में समुदाय की एकता सामुदायिक की भावना पर आधारित होती है। इसी को हम की भावना भी कहा जा सकता है। सामान्य शब्दों में सामुदायिकता की भावना को ही दुर्खीम ने सामूहिक चेतना के रूप में स्पष्ट किया है। इससे स्पष्ट होता है कि जिस समाज में वहाँ की भाषा, संस्कृति, आचार विचार तथा धार्मिक मान्यताओं को सभी सदस्यों द्वारा समान रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, वहाँ सामाजिक चेतना बहुत शक्तिशाली बन जाता है। उदाहरण से स्पष्ट होता है कि एक शक्तिशाली सामूहिक चेतना पर आधारित सामाजिक एकता के लिए दमनकारी कानून लागू किए जाते हैं, जबकि सामूहिक चेतना की कमी की दशा में प्रतिकारी तथा क्षतिपूर्ति करने वाले कानूनों के द्वारा नियंत्रण को प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। इस दृष्टिकोण से दुर्खीम ने सामाजिक एकता के दो प्रमुख स्वरूपों की चर्चा की है, जिन्हें यांत्रिक एकता तथा सावयवी एकता कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर सामाजिक एकता के सिद्धांत को समुचित रूप से समझा जा सकता है। अब हम जानेंगे कि यांत्रिक एकता क्या होता है। दुर्खीम के अनुसार यांत्रिक एकता सावयविक अथवा समानता की एकता है। इसका तात्पर्य है कि यांत्रिक एकता वह है जिसमें एक समाज के सभी सदस्य एक दूसरे के समरूप दिखाई देते हैं। व्यक्तियों की समरूपता से दुर्खीम का तात्पर्य उनकी शारीरिक समानता से न होकर मानसिक और विश्वासगत समानताओं से है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यांत्रिक एकता वह एकता है जिसमें समाज के सभी सदस्य लगभग समान मानसिक स्थिति के हों तथा समान धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं में विश्वास करते हों। इस प्रकार यांत्रिक एकता उन्हीं समाजों में पाई जाती है जो अपनी प्रकृति के समरूप होते हैं। आदिम समाज इन समरूप समाजों के सर्वोच्चतम उदाहरण है। आदिम समाज आकार में बहुत छोटे होते थे। इनके सदस्यों की आवश्यकताएं बहुत कम थीं तथा इनमें सदस्यों के कार्य करने के ढंगों एवं विचारों में भी अधिक असमानताएं नहीं थी। इन समाजों में धर्म, परंपराएं तथा जनमत लोगों के व्यवहारों पर नियंत्रण बनाए रखने का सबसे प्रभावशाली साधन थे। इसके फलस्वरूप आदिम समाजों में सामूहिक चेतना का एक उच्च स्तर देखने को मिलता था। इस सामूहिक चेतना से आदिम समाजों में जिस सामाजिक एकता का विकास हुआ, उसी को दुर्खीम ने यांत्रिक एकता कहा है। यह एक ऐसी एकता थी जिसमें समूह के सामने व्यक्ति का कोई महत्व न होने के कारण वह यांत्रिक रूप से सामाजिक एकता से बंधा रहता था। इस प्रकार यांत्रिक एकता सामाजिक विकास की आरंभिक अवस्था थी। जिन समाजों में यांत्रिक एकता पाई जाती है, दुर्खीम ने उन समाजों की अनेक विशेषताओं का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है समरूप व्यक्तियों का समाज। दुर्खीम का कथन है कि जिस समाज में यांत्रिक एकता विद्यमान होती है, उसमें व्यक्तियों की मानसिक और नैतिक विशेषताओं में काफ़ी समरूपता पाई जाती है। यह एक ऐसा समाज होता है जिसमें सदस्य समान स्तर पर विचार करते हैं तथा उनके नैतिक मानदंड की भी एक दूसरे के बहुत समान होते हैं। दूसरा है समान संवेग तथा मूल्य। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सदस्यों के संवेगों में बहुत कुछ समानता पाई जाती है। इनके सभी सदस्य समान आधार पर एक जैसे
सामाजिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं तथा उन्हीं के अनुसार आचरण भी करते हैं। दुर्खिम कहते हैं कि यांत्रिक एकता वाले समाजों में लगभग सभी सदस्य एक जैसी धार्मिक वस्तुओं अर्थात वस्त्रों, आभूषणों तथा प्रतीकों को धारण करते हैं एवं समान धार्मिक विश्वास में हिस्सा लेते हैं। तीसरा है समान तथा एकीकृत समाज। दुर्खिम कहते हैं कि यांत्रिक एकता वाले समाज एक ओर अपनी प्रकृति के समरूप होते हैं तो दूसरी ओर इनमें सदस्यों की विभिन्न खंडों में विभाजन करने वाली कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो इस प्रकार इन्हें एकीकृत अथवा अखंडित समाज भी कहा जा सकता है। चौथा है सामान्य विचार तथा प्रवृत्तियाँ। यांत्रिक एकता से संबंधित समाजों में सदस्यों के विचारों में समानता होती है, अर्थात एक समाज के सभी सदस्य आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा अन्य क्षेत्रों से संबंधित विषयों के प्रति समान दृष्टिकोण रखते हैं। पांचवा है व्यक्तित्व और एकता में विपरीत संबंध। दुर्खिम के अनुसार जिन समाजों में यांत्रिक एकता पाई जाती है उनमें व्यक्तिवादिता का विकास नहीं होता है। ऐसे समाजों में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेते बल्कि समूह के अनुरूप ही काम करते हैं। छठा है सामूहिक चेतना की दृढ़ता। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामूहिक चेतना का रूप बहुत दृढ़ होता है। दुर्खिम के शब्दों में आदिम समाजों में सामूहिक चेतना अत्यधिक दृढ़ और प्रबल रूप में होती है तथा इसी कारण यह अपने सदस्यों को मत भिन्नता अथवा विवादों को समाप्त कर देती है। सातवां है दमनकारी सामाजिक नियंत्रण। यांत्रिक एकता की दशा में सामाजिक नियंत्रण की एक ऐसी व्यवस्था को लागू किया जाता है जिसमें दमनकारी कानूनों को कठोर दंड की प्रधानता होती है। दमनकारी नियंत्रण सामूहिक इच्छा को अधिक महत्व देकर समाज के नैतिक संतुलन को बनाए रखने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि यांत्रिक एकता मुख्यतः आदिम समाजों की ही विशेषता है। वर्तमान विश्व में भी जो जनजातियां परंपरागत जीवन व्यतीत कर रही हैं उनमें आज भी यांत्रिक एकता का एक स्पष्ट रूप देखने को मिलता है। बच्चों, अब हम जानेंगे कि सावयवी एकता क्या होती है। तो आइए जानते हैं। दुर्खिम से पहले इंग्लैंड के समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने सावयव तथा सावयवी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए समाज की संरचना को सावयवी संरचना के अनुरूप बतलाया था। स्पेंसर ने स्पष्ट किया था कि समाज के विभिन्न अंगों के बीच उसी तरह का सहयोग तथा परस्पर निर्भरता पाई जाती है जिस तरह यह शरीर के अंगों अथवा अवयवों में विद्यमान होती है। दुर्खिम ने स्पेंसर के इस विचार से असहमत होते हुए यह स्पष्ट किया कि सभी समाजों की संरचना सावयवी नहीं होती, केवल आधुनिक समाजों की संरचना को ही सावयवी संरचना कहा जा सकता है। उन्होंने बतलाया कि सामाजिक आदिम समाजों की संरचना में सावयवी संरचना की कोई विशेषताएं विद्यमान नहीं थी। इसके विपरीत आधुनिक समाज जैसे जैसे सावयवी एकता के आधार पर संगठित होने लगे उनकी संरचना सावयवी रूप ग्रहण करने लगी। इस प्रकार दुर्खिम ने स्पष्ट किया कि सावयवी एकता सामाजिक एकता का रूप है जो आधुनिक समाजों की विशेषता है। दुर्खिम कहते हैं कि जब समाजों का आकार बढ़ने लगा तो लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने के कारण उनमें भिन्नता उत्पन्न होना आरंभ हो गई। इन बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाने लगा। इसके फलस्वरूप
आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण को प्रोत्साहन मिला। श्रम विभाजन ने विभिन्न लोगों को एक दूसरे से भिन्न कार्य अवश्य सौंपे, लेकिन इसके फलस्वरूप लोगों की एक दूसरे पर निर्भरता पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गई। इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए एक दूसरे को सहयोग देना आवश्यक हो गया। दुर्खिम के अनुसार यही स्वावलंबी एकता की दशा है। दुर्खिम ने इसे स्वावलंबी एकता इसलिए कहा कि जिस प्रकार एक स्वावयव के विभिन्न अंग एक दूसरे से भिन्न भिन्न कार्य करने के बाद भी अपने अस्तित्व के लिए संपूर्ण शरीर से जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार आधुनिक समाजों में भी व्यक्ति पृथक पृथक कार्यों को करने के बाद भी एक दूसरे के सहयोग के बिना अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। इस प्रकार स्वावलंबी एकता आधुनिक समाजों की सर्वप्रमुख एकता है। दुर्खिम ने उन विशेषताओं का भी उल्लेख किया जो स्वावलंबी एकता से संबंधित समाजों में देखने को मिलती है। इनकी इस समय कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके बारे में अब हम जानेंगे। पहला है व्यक्तियों के बीच विभेदों में वृद्धि। दुर्खिम ने स्पष्ट किया है कि जब किसी समाज में स्वावलंबी एकता बढ़ जाती है, तब उस समाज में व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले विभेद भी बढ़ने लगते हैं। दुर्खिम कहते हैं कि जहाँ एक और आदिम समाजों में लोगों की समानताओं से यांत्रिक एकता का विकास होता है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक समाजों में व्यक्तियों के विभेदों के कारण स्वावलंबी एकता विकसित होती है। दूसरा है श्रम विभाजन। स्वावलंबी एकता वाले समाजों की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि उनमें श्रम विभाजन का एक स्पष्ट रूप विद्यमान होना है। दुर्खिम का कथन है कि यांत्रिक एकता से संबंधित समाजों में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता। इसके बाद जैसे जैसे यांत्रिक एकता के स्थान पर स्वावलंबी एकता में वृद्धि होने लगती है, वैसे वैसे श्रम विभाजन में भी वृद्धि होती जाती है। तीसरा है विशेषीकरण। दुर्खिम का कथन है कि श्रम विभाजन के अंतर्गत समाज में व्यक्ति द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही कार्य करने से वे अपने कार्य में कहीं अधिक कुशल हो जाते हैं। इसी से विशेषीकरण में वृद्धि होने लगती है। दुर्खिम ने स्पष्ट किया है कि स्वावलंबी एकता वाले समाजों में व्यावसायिक विशेषीकरण का एक प्रमुख स्थान है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि ऐसे समाज में स्त्री और पुरुष का कार्य एक दूसरे से भिन्न होने के कारण स्त्रियां तथा पुरुष दोनों ही अपने अपने कार्य में विशेष दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। चौथा है व्यक्तिवादिता। स्वावलंबी एकता की दशा में समूह की तुलना में व्यक्ति का महत्व बढ़ने लगता है। इसका कारण है कि जब श्रम विभाजन के कारण समाज के सभी सदस्य एक विशेष कार्य को करने में विशेष कुशल प्राप्त कर लेते हैं, तब उनके कार्य एक कुशलता के आधार पर ही उन्हें समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त होने लगता है। पांचवा पॉइंट है पारस्परिक निर्भरता। स्वावलंबी एकता के अंतर्गत श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण में वृद्धि होने का तात्पर्य यह नहीं है कि समाज के विभिन्न अंग एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। इस दशा में भी समाज के विभिन्न अंग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर बने रहते हैं। छठा पॉइंट है सामूहिक चेतना में कमी। समाज में जैसे जैसे स्वावलंबी एकता बढ़ती है, वैसे वैसे उस समाज में सामूहिक चेतना में दुर्बलता आने लगती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि स्वावलंबी एकता तथा सामूहिक चेतना के बीच एक विपरीत संबंध होता है। इसी स्थिति को दुर्खिम ने स्वावलंबी एकता तथा सामूहिक चेतना का नकारात्मक संबंध कहा है।
सातवां है जटिल संरचना। दुर्खिम कहते हैं कि सावयवी एकता के आधार पर गठित होने वाले समाजों की संरचना अत्यधिक जटिल होती है। श्रम विभाजन, विशेषीकरण तथा व्यक्तिवादिता के कारण इन समाजों में किसी तरह की समरूपता नहीं रह जाती है। आठवां पॉइंट है औद्योगिक गतिविधियों की प्रधानता। एक जटिल सामाजिक संरचना में व्यक्तियों की आवश्यकताएं अधिक होती हैं, जिनकी पूर्ति करने के लिए ऐसे समाजों में औद्योगिक गतिविधियों को प्रधानता मिलने लगती है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में जहां फल संग्रह, शिकार अथवा कृषि के रूप में उत्पादन कार्य किया जाता है, वहीं सावयवी एकता वाले समाजों में उद्योगों की स्थापना होने लगती है। उद्योगों तथा औद्योगिक उत्पादन की प्रकृति गुणात्मक रूप से बढ़ने की होती है। नवा पॉइंट है क्षतिपूर्ति सामाजिक नियंत्रण। सावयवी एकता के अंतर्गत सामूहिक इच्छा की तुलना में व्यक्ति का महत्व अधिक होता है। इसके फलस्वरूप अपराध को संपूर्ण समाज के विभिन्न किया जाने वाला कार्य न समझकर उसे व्यक्ति के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य समझा जाने लगता है। इस दृष्टिकोण से कानूनों को एक ऐसा रूप दिया जाता है जिससे कानून के द्वारा उस व्यक्ति की क्षति को पूरा किया जा सके जिससे किसी विशेष अपराध के कारण हानि हुई हो। इससे स्पष्ट होता है कि यांत्रिक तथा सावयवी एकता की दशा में सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप भी एक दूसरे से भिन्न होता है। अब हम पढ़ेंगे यांत्रिक एकता तथा सावयवी एकता में क्या अंतर है। तो आइए जानते हैं कि यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में किस प्रकार से दोनों में अंतर पाया जाता है। तो पहला है यांत्रिक एकता आदिम समाजों की विशेषता है, जबकि सावयवी एकता स्पष्ट रूप आधुनिक समाजों में देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों में मानसिक तथा नैतिक समरूपता पाई जाती है। सावयवी एकता में व्यक्तियों में मानसिक तथा नैतिक आधार पर विषमताएं होती है। यांत्रिक एकता में व्यक्तियों के संवेग, सामाजिक मूल्य, धार्मिक मान्यताएं तथा सांस्कृतिक विशेषताएं बहुत कुछ समान होती है। सावयवी एकता में व्यक्तियों के संवेगों, मूल्यों तथा मान्यताओं में अंतर होने के कारण इसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहन मिलता है। यांत्रिक एकता में व्यक्तियों के विचारों में समानता होती है। सावयवी एकता में व्यक्तियों के विचारों में कोई एक मत नहीं पाया जाता। यांत्रिक एकता में व्यक्तियों के व्यवहारों तथा प्रवृत्तियों में समरूपता देखने को मिलती है। सावयवी एकता में एक ही समाज में एक ही समय पर लोगों की प्रवृत्तियां तथा व्यवहारों में अत्यधिक अंतर होता है। यांत्रिक एकता के अंतर्गत सामूहिक चेतना का रूप बहुत दृढ़ होता है। सावयवी एकता में सामूहिक चेतना तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती है। सामाजिक नियंत्रण के लिए दमनकारी कानूनों को महत्व दिया जाता है। सामाजिक नियंत्रण क्षतिपूर्ति वाले कानून पर आधारित होता है। यांत्रिक एकता के अंतर्गत मिश्रित विशेषताओं वाले समाज की स्थापना होती है। सावयवी एकता में विशेषीकरण पर आधारित समाज का विकास होता है। यांत्रिक एकता श्रम विभाजन का अभाव होता है। श्रम विभाजन केवल पुरुष तथा स्त्रियों के बीच ही देखने को मिलता है। सावयवी एकता श्रम विभाजन प्रत्येक क्षेत्र की अनिवार्यता विशेषता होती है। यांत्रिक एकता व्यक्तिवादिता का अभाव होता है। सावयवी एकता में जीवन के प्रत्येक स्तर पर व्यक्तिवादिता देखने को मिलती है।
यांत्रिक एकता सावयवी समानता आर्थिक जीवन की प्रमुख विशेषता होती है। सावयवी एकता में औद्योगिक उत्पादन के कारण आर्थिक असमानता बढ़ जाती है। इस प्रकार दुर्खीम ने यांत्रिक एकता तथा सावयवी एकता में क्या अंतर है इसको स्पष्ट किया है। अंत में हम कह सकते हैं कि सामाजिक एकता एक स्थिर विशेषता नहीं है, बल्कि यह एक परिवर्तनशील तथ्य है। दुर्खीम ने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के कारक के रूप में श्रम विभाजन को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि प्रस्तुत विवेचन में श्रम विभाजन की प्रकृति सावयवी तथा यांत्रिक एकता में देखने को मिलती है।